व्यापारी कल्याण बोर्ड ने बहुत गंभीरता से लिया है, जिसके कारण समय समय पर अलग अलग अधिकारियों को सस्पेंड करना, उनके खिलाफ FIR करना और उनको जेल भेजने का कार्य तक भी किया गया। अभी मथुरा में कुछ अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ में उत्पीड़न किया था और उनका पैसा और जेवरात रखवा लिए थे। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी थे GST विभाग के। उनके खिलाफ FIR लिखी गई, उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लेने का प्रयास किया। उसके पश्चात उन्हें 50,000 का इनाम घोषित किया गया और उनकी 82-83 कुर्की की कार्रवाई तक रोकी हुई। इसके अतिरिक्त अभी कुछ समय पूर्व आपको जो जानकारी है, इसलिए मैं पुनः याद दिला दूं, नोएडा में भारी मात्रा में कर चोरी के करके माल लाने की शिकायतें आती रहती थी, जिससे प्रदेश को भारी राजस्व की हानि होती थी और ईमानदारी से व्यापार करने वाले लोगों को परेशानी होती थी। इसके क्रम में उसकी जांच कराई गई। उसमें एडिशनल कमिश्नर दिनेश दुबे, ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर कौन? एडिशनल कमिश्नर दिनेश दुबे राज्य कर विभाग वाणिज्य कर, ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर सोनिया श्रीवास्तव और 2 अन्य अधिकारियों को इसमें सस्पेंड किया गया। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद में 14 अधिकारियों को, जिसमें 2 एडिशनल कमिश्नर, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 4 डिप्टी कमिश्नर, इनको भी सस्पेंड किया गया। किसी भी प्रकार का भयादोहन या उत्पीड़न करने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड ने अपनी हेल्पलाइन चालू करी है, जिसके नंबर है 0522 2288 602 और 2288 603 और 2 COG नंबर है 94 544 12 174 और 122 7। रिफंड नहीं मिलता था लोगों को। ऐसे सभी मामलों को जितने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो जाएंगे, वो इसी माह 30 दिन के अंदर अंदर विभाग को भुगतान उनके खाते में हस्तांतरित करना होगा। जिस अधिकारी ने उनका भुगतान हस्तांतरित करने में, GST रिफंड की करने में लापरवाही करी, TDS के मामले में कोई भी लापरवाही करी, उसका अगले माह का वेतन तत्काल रोक दिया जाएगा और अगले माह उसके विरुद्ध अनुशासन में कार्रवाई करी जाएगी। सचल दल को निर्देश दिया गया है कि सीमा के राज्यों में, सीमा के जिलों में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करें, लेकिन शहरों के अंदर व्यापारियों के द्वारा परिवहन की जा रही माल की चेकिंग के समय उनको वीडियो बनाना पड़ेगा। जो व्यापारी खुद बनाएगा उसको उनको रोकने का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है। रेहड़ी पटरी और फेरी दुकानदारों को दीपावली मेले की भांति, जैसे दीपावली मेले में उनको सहायता दी गई थी और आतिशबाजी के दुकानदारों को उनको दुकानें लगाने के लिए पूरी सहायता राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी। निर्णय लिया गया है ऐसे सभी सार्वजनिक त्योहारों पर और 15 अगस्त 26 जनवरी पर ऐसे मेलों का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उनको पूरा सहयोग प्रशासन की तरफ से मिलेगा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले जनपद में एक ADM और एक SP नोडल अधिकारी के रूप में नामित किए गए थे, जिसको मैंने पिछली बार आपको बताया था। 31 तारीख तक प्रदेश के समस्त जनपदों में इस समिति की बैठकें हुई और इन बैठकों के अंदर आए हुए प्रस्तावों को भी समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं और उनकी प्रत्येक प्रतिश्रुति के आधार पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा प्रारंभ कर दी गई है, ताकि किसी को भी अपने जनपद के बाहर शिकायत लेकर के राजधानी तक ना आना पड़े। 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त लोन देने की व्यवस्था की गई व्यापारी कल्याण बोर्ड के द्वारा और इसमें 25% का अनुदान दे दिया गया है कि उनको वापस नहीं करना है। सिंगल विंडो सिस्टम में विगत वित्तीय वर्ष में 5,63,000 लगभग आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 5,33,000 आवेदन पूरी तरह से निस्तारित कर दिए गए। व्यापारी कल्याण समिति की जो मासिक बैठक होगी, इसमें GST से संबंधित कोई भी शिकायत अगर आती है अथवा किसी भी लाइसेंसी विभाग की जिसने लाइसेंस प्रदान करने में, परमिशन देने में, उनके आवेदन के निस्तारण में समय लगाया है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने की व्यवस्था करी गई है। मंडी परिषद में जितनी भी मंडियां हैं, उनमें अगर किसी दुकानदार की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जो अब से बजट नहीं। और स्थायी अपंगता की स्थिति में 3 लाख रुपए की
बिल्कुल नवीन आदेश है, तुरंत जारी हुआ है। इसको मैं आपको अब तक पहुँचा रहा हूँ। मृत्यु होने पर 5 लाख 5 लाख रुपए की सहायता और अपंगता पे 3 लाख रुपए। बोर्ड ने जो मंडियों में, मंडी परिषद की मंडियों में, दुकानदारों के यहाँ, जीएसटी रजिस्टर्ड दुकानदारों के यहाँ अथवा फैक्ट्री में जो श्रमिक कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बहुआयामी बहुत सुविधाजनक व्यवस्था लागू हुई है, जिसमें उनके बच्चों की पढ़ाई की खर्च हुई। कक्षा 5 से लेकर के 7 तक और कक्षा 8 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 11 तक और 12 तक के लिए अन्य बार भी बोर्ड तक और शासन तक बार बार यहाँ पर बिल्डरों की शिकायतें पहुँचती हैं। बहुत से मामलों में ऐसा देखा जाता है कि बिल्डरों की, भवन निर्माताओं की गलतियाँ कम होती हैं, विभाग के द्वारा उनको असहयोग होने के कारण समस्याएं होती। पिछली बार मुझसे यहाँ पर बहुत से फ्लैट आवंटी मिले थे, जिसमें एफआईआर में कुछ बिल्डरों ने एफआईआर का जो फ्लोर रेशियो एरिया था उसके कुछ हिस्से को परचेज करके नोएडा अथॉरिटी से उन्होंने उस पर फ्लैट निर्माण कर दिए थे, परंतु अथॉरिटी ने उनको कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की थी और फ्लैट को सील करने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे सभी मामले जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ करके परेशान करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरे विभागों की तरह उनको भी सस्पेंड करने की कार्रवाई अब की जाएगी और फ्लोर रेशिया एफआईआर को विक्रय करने का जो प्राविधान अथॉरिटी के अंदर है उसके अंतर्गत उसका विक्रय कराकर राजस्व की वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीनों पर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में तथा जिले के अन्य हिस्सों में सरकारी परिसंपत्तियों पर बड़ी संख्या में कब्जे की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसमें निश्चय ही कर्तव्यों के निर्वहन में कुछ अधिकारियों ने लापरवाही करी। उनके विरुद्ध जांच के आदेश मंडलायुक्त को और अध्यक्ष राजस्व परिषद को दिए गए हैं। उसकी रिपोर्ट आते ही तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे और भू माफिया के अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ भी भू माफियाओं के साथ साथ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पिछली बार इस वार्ता के बीच में ही आप सब लोगों ने अवगत कराया था कि डूब क्षेत्र के अंतर्गत जो सड़कों है, इसमें भी चूंकि ये सरकारी संपत्ति होती है और इसमें स्थायी निर्माण अनुमति नहीं होता है, इसमें भी भू माफियाओं ने फार्म हाउस, बिल्डिंगें, अतिक्रमण आदि करके निर्माण किए हैं। इनके लिए मुख्य सचिव के द्वारा पूर्व में आदेश है। केनाल एक्ट के अंतर्गत धारा 55 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने का निर्देश तत्काल उसमें दिया गया है, जिसमें नदी नालों, पोखरों को, तालाबों को, नहरों को संरक्षित करने का प्राविधान किया गया है। इसके विषय में वृहद जांच के आदेश मंडलायुक्त मेरठ को दिए गए हैं। इसमें